साउथ के स्टेट्स में तो डबल इंजन की सरकार भी नहीं है, फिर ये कैसे इतना आगे निकल गए? जहाँ साउथ में युवाओं से लेकर बूढ़ों तक की सरकारों को चिंता है, यूपी के युवाओं के पास बस दो ऑप्शंस हैं, कावड़ या कर्फ्यू। सास की तरह सरकार साउथ इंडियन स्टेट्स के पीछे पड़ी है। हिंदी सीख लो। क्या साउथ के स्टेट्स के साथ नाइंसाफी हो रही है? क्या देश के सभी राज्यों को सेंटर से बराबर फंड मिलने चाहिए या फिर जनसंख्या के आधार पर मिलने चाहिए, या जो राज्य जीडीपी में जितना कंट्रीब्यूट करता है उसके हिसाब से उसे फंड मिलने चाहिए, या फिर कोई और ही तरीका होना चाहिए? इन्हीं सवालों को लेकर इन दिनों सेंटर और साउथ इंडियन स्टेट्स के बीच जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी और हिंदी इम्पोजिशन है जिसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी तरफ है 2026 में होने वाली डीलिमिटेशन का खतरा, जहां साउथ के स्टेट्स को लग रहा है कि उनकी सीटों की संख्या कम करके पार्लियामेंट में उनकी आवाज को कम किया जा सकता है। इन डिबेट्स को भी इकोनॉमिक मुद्दों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जीडीपी में साउथ के 5 स्टेट्स का 30% तक कंट्रीब्यूशन है। वहीं फंड्स के नाम पर यूनियन बजट 2025 में साउथ के 5 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला को 2,24,000 करोड़ एलोकेट किया गया, जबकि बिहार और यूपी को 3,98,000 करोड़। वाह मोदी जी, वाह वाह। क्या साउथ के स्टेट्स के साथ नाइंसाफी हो रही है? क्यों उनको फंड्स के नाम पर तरसाया जा रहा है? बात करते हैं, पर पहले समझते हैं इस नॉर्थ वर्सेस साउथ को। 2023-24 में साउथ इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% थी, जबकि बाकी देश की 5%। साउथ इंडिया की पर कैपिटा इनकम 5% बढ़ी, वहीं बाकी देश की 4.2%। तभी आज देश की 1/3 जीडीपी साउथ के स्टेट से आ रही है, जिसमें तमिलनाडु और कर्नाटका टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं। आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर में सबसे आगे है, वहीं तमिलनाडु ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजों में आगे है। कर्नाटका अपने आईटी सेक्टर की बदौलत सर्विस सेक्टर में आगे है। तमिलनाडु और केरला की पर कैपिटा इनकम इंडोनेशिया के करीब है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार नेपाल से भी गरीब हैं। हिंदी बेल्ट के राज्यों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ और एजुकेशन जैसे मानकों में दुनिया के सबसे गरीब देशों से तुलना की जा सकती है। वहीं साउथ के राज्यों की तुलना मैक्सिको जैसे देशों से होगी। इकोनॉमिस्ट रतिन रॉय तो ये भी कह रहे हैं कि नॉर्थ के स्टेट्स और साउथ के स्टेट्स में इंडिया चाइना जितना अंतर है। तमिलनाडु में बस 6% गरीबी है, वहीं बिहार में 23%। केरला में जन्मे एक बच्चे की हालत यूएस में जन्मे एक बच्चे से भी बेहतर है। केरला का अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 1000 बर्थ्स पर 5.2 है। तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटका का बिलो 30 है। वहीं उत्तर प्रदेश का अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 59.8 है, बिहार का 56.4। हमारा नेशनल एवरेज ही है 41.9। तमिलनाडु के 18 से 23 साल के 47% युवा हायर एजुकेशन में है, जबकि बिहार के बस 17% युवा हायर एजुकेशन में है। केरला में काम कर रहे एक लेबर को 893 रुपए पर डे मिलते हैं। नेशनल एवरेज है 417 रुपए। यूं ही नहीं है कि बिहार, यूपी, ओडिशा से तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला की तरफ हजारों की संख्या में मजदूर काम करने निकलते हैं। इन रूट्स की ट्रेन हमेशा भरी ही रहती हैं। सिर्फ मजदूर ही नहीं, व्हाइट कॉलर जॉब्स भी साउथ के बड़े शहरों में केंद्रित हैं। बैंगलोर जैसे शहरों में आपको न सिर्फ भारत के दूसरे राज्यों से बल्कि दुनिया भर के देशों से लोग मिल जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल केरला के गेस्ट वर्कर्स का है। केरला ऑफिशियली अपने यहाँ आने वाले वर्कर्स को गेस्ट वर्कर्स बुलाता है। आज यहाँ एक अनस्किल्ड वर्कर सिर्फ 25,000 रुपए महीने नहीं कमाता, वो इज्जत भी कमाता है। बहुत सारे प्रवासी मजदूर अपने काम के साथ साथ मलयालम भी सीख लेते हैं और लोकल औरतों के साथ इनकी शादियां भी हुई हैं। प्रवासी मजदूरों के बच्चे केरला के गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं और मलयालम मीडियम में स्कूल्स और कॉलेज के एग्जाम्स में टॉप भी करते हैं। इसी एग्जाम्पल से आपको इम्पोजिशन और इंटीग्रेशन की सच्चाई पता चल जाएगी। ऐसा नहीं है कि साउथ के स्टेट्स हिंदी नहीं सीखना चाहते। जब नेचुरली एक ऑर्गेनिक तरीके से भाषा सामने आती है तो लोग सीखते ही हैं, पर जबरदस्ती कुछ भी सिखाने की कोशिश कोई करे तो नहीं चलता। अब आजकल के जेनजी को ही देखिए, कितने सारे लोगों ने बीटीएस के चक्कर में कोरियन सीख ली। थर्ड लैंग्वेज में इसको शामिल कर सकते हैं। आप अगर साउथ में रहते हैं या कभी यहाँ सफर किया है तो आप देखेंगे कि साउथ
साउथ में ज्यादा सुकून की सांस आती है, एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर AQI। एटलीस्ट शहरों में आपको कम लोग घूरते हैं। रोडवेज की बस में आपको महिला ड्राइवर और कंडक्टर मिल जाती हैं। ट्रैफिक है मगर सड़कों की हालत थोड़ी बेहतर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। साउथ के स्टेट्स की प्रोग्रेस के पीछे उनकी सेक्युलर पॉलिसीज भी रही हैं। देश के आजाद होने के बाद आजादी के लाभ यहाँ ज्यादा लोगों को मिले। ज्यादा लोगों को एजुकेशन, हेल्थ और जॉब्स का एक्सेस मिला। पब्लिक पॉलिसी में डिसेंट्रलाइजेशन को अपनाया गया। केरला सरकार ने तो 1996 में पीपल्स प्लानिंग का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था। इसमें स्टेट का 35 से 40% बजट सीधा पंचायत को दिया जाने लगा और लोकल बॉडीज ने अपने प्लान्स खुद बनाए। पिछले ही हफ्ते केरला असेंबली ने केरला एल्डरली कमीशन बिल पास किया है। ये पहला ऐसा स्टेट है जिसने अपनी बूढ़ी होती हुई पॉपुलेशन की चैलेंजेस को स्वीकार किया और उस पर काम करने की योजना बनाई। जहां साउथ में युवाओं से लेकर बूढ़ों तक की सरकारों को चिंता है, यूपी के युवाओं के पास बस दो ऑप्शंस हैं, कावड़ या कर्फ्यू। साउथ के स्टेट्स में तो डबल इंजन की सरकार भी नहीं है, फिर ये कैसे इतना आगे निकल गए या इसी कारण आगे निकल पाए? अभी रिसेंटली साउथ इंडियन स्टेट्स की मीटिंग में ये आंकड़ा पेश किया गया। हर 1 रुपया जो साउथ के स्टेट्स सेंटर में कंट्रीब्यूट करते हैं, तमिलनाडु को उसका बस 26 पैसा मिलता है, कर्नाटका को 16 पैसे, तेलंगाना को 42 पैसे और केरला को 49 पैसे, जबकि बिहार को हर रुपया के कंट्रीब्यूशन पर 6 रुपए 6 पैसे मिलते हैं। यूपी को 2 रुपए और मध्य प्रदेश को 1.73 रुपए। कुछ दिनों पहले करण थापर के शो में तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके PTR ने इसको तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में समझाया। When Mr. Modi's government came to power, UP got 2 rupees 90 paise of allocation for every 1 rupee in Tamil Nadu's allocation. This is across tax plus centrally sponsored schemes. 10 years later, they're getting 4 rupees 30 paise for every 1 rupee we are getting. That is an extra 1 lakh crore rupees a year. What has happened to the relative GDP or GSDPs of UP and Tamil Nadu in that time? UP used to be 118% of Tamil Nadu in 2014. It has dropped to 93% of Tamil Nadu in 2024. Per capita, UP's GSDP used to be 42% of Tamil Nadu in 2014. It has dropped to 32% in 2024. All this money has not given you any return. रिसेंटली तमिलनाडु का बजट आया है। अपने बजट में सरकार ने प्रोजेक्टेड रेवेन्यू रिसीट्स को 3,31,500 करोड़ एस्टिमेट किया है। ये पैसा कहां से आएगा इसका भी हिसाब है। तमिलनाडु अपने खुद के टैक्स रेवेन्यू से 2,20,000 करोड़ जुटाएगा। करीब 28,000 करोड़ आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू से। यूनियन गवर्नमेंट से ग्रांट्स एंड एड से मिलेंगे 23,800 करोड़ और सेंट्रल टैक्सेस के शेयर से मिलेंगे 58,000 करोड़। तो इस तरह एक स्टेट अपने पैसे जुटाता है। सेंटर से तो उसको ढंग से डिजास्टर रिलीफ के पैसे भी नहीं मिलते। जैसे पिछले साल केरला के वायनाड में भयानक लैंडस्लाइड्स हुई, सरकार को हाई कोर्ट तक जाना पड़ा, फिर भी 8 महीने से ऊपर हो चुका है और सेंटर से ना तो कोई एड दिया गया है, ना ही लोन्स को अप्रूव किया गया है। तमिलनाडु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2023 में तमिलनाडु में 2 बार भयानक बाढ़ और साइक्लोन आए। राज्य ने यूनियन गवर्नमेंट से 37,900 करोड़ के अनुदान की मांग की, तो एटलीस्ट आधा तो मिला होगा ना? जी नहीं, तमिलनाडु को मिला मात्र 276 करोड़। अगर किसी राज्य को ज्यादा पैसा मिलता है तो वहाँ थोड़ा बहुत प्रोग्रेस दिखना भी तो चाहिए ना। सालों से ज्यादा फंड मिलने के बावजूद यूपी और बिहार की हालत काफी खराब है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर में? फिर पुल क्यों बीच में खत्म हो जाते हैं? हेल्थ केयर में? फिर एम्स दरभंगा को ढूंढना क्यों पड़ रहा है? स्वास्थ्य सेवाएं क्यों इतनी खराब हैं? एजुकेशन में? फिर पेपर क्यों लीक हो जाते हैं? नौकरी मांगने वाले युवाओं पर क्यों लाठीचार्ज होता है? एक्चुअली किस बेसिस पर यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को फंड करती है? क्या इसमें पारदर्शिता है? और पहली बात तो यूनियन गवर्नमेंट खुद कैसे अपना रेवेन्यू कमाती है? आइए देखते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन और स्टेट्स को अलग अलग टैक्सेशन से रेवेन्यू कमाने की इजाजत देता है। यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस और नॉन टैक्स रेवेन्यू से कमाती है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी अपने टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं। अब समझने की बात यह है कि मेजर सोर्सेज जैसे कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स पर यूनियन गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है। स्टेट्स के ज्यादातर फंड स्टेट GST, एक्साइज ऑन अल्कोहल, व्हीकल टैक्स वगैरह से आते हैं। सेंटर के सोर्सेज
रिसोर्सेज में से कुछ डिविजिबल होते हैं जिन्हें स्टेट्स के साथ शेयर किया जाता है और कुछ नॉन डिविजिबल होते हैं जिन्हें स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया जाता। अब पिछले सालों में सरकार ने नॉन डिविजिबल रेवेन्यू सोर्सेज में अपनी भागीदारी बढ़ा ली है और डिविजिबल पूल से सारे ही राज्यों की भागीदारी कम हो गई है। मतलब अब सारे ही राज्य अपने फंड्स के लिए यूनियन गवर्नमेंट पर ज्यादा डिपेंडेंट हैं। 11th फाइनेंस कमीशन में साउथ की स्टेट्स की हिस्सेदारी 21.1% थी। 15th फाइनेंस कमीशन में इनकी हिस्सेदारी घटकर 15.8% रह गई। जीएसटी ने भी इस काम में मदद की है। ऐसे कई टैक्सेस जो पहले स्टेट्स के जुरिस्डिक्शन में आते थे उन्हें सेंट्रलाइज कर लिया गया। 2020 में कोविड क्राइसिस के दौरान राज्यों को सरकार से लगभग भीख मांगनी पड़ी कि हमारा जीएसटी का हिस्सा दे दो। जीएसटी से पहले राज्य खुद अपनी टैक्सेस को घटा बढ़ा सकते थे, लेकिन अब लगभग हर चीज जीएसटी के दायरे में है और किसी भी टैक्स रेट के बदलाव को जीएसटी काउंसिल से मंजूरी लेनी पड़ती है। ऑल इन ऑल सेंट्रलाइज्ड जीएसटी सिस्टम ने स्टेट्स की रेवेन्यू जनरेट करने की क्षमता को डेफिनेटली अफेक्ट किया है। फिस्कल फेडरलिज्म को ताक पे रखकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स की बोरोइंग क्षमता को भी कंट्रोल किया। अब वो खुद से फंड्स भी नहीं जुटा सकते। रिसेंटली पंजाब से खबर आई कि कैसे पंजाब गवर्नमेंट 2025 की अपनी बोरोइंग लिमिट पर पहुंच चुकी है। 38,852 करोड़ की लिमिट में से ऑलरेडी फरवरी 2025 तक 38,830 करोड़ बोरो किया जा चुका है। साथ ही याद रखने वाली बात है कि ज्यादातर मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस लेने की ताकत सेंटर के ही पास है। ट्रंप के टैरिफ से कैसे लड़ना है, इंपोर्ट ड्यूटी कहां कम कहां ज्यादा करनी है, क्या आपको लगता है कि ये सब डिसीजंस राज्यों से पूछकर लिए जाएंगे? सेंटर से बेशक पैसा मिलता है, पर साथ साथ स्टेट्स को अपनी भी पूंजी लगानी पड़ती है। प्रधानमंत्री के नाम पर बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, पर क्या आप जानते हैं कि उनके फंड्स कौन भरता है? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का एग्जाम्पल लेते हैं। तमिलनाडु में इस योजना के लिए सेंटर से 1.5 लाख रुपए पर यूनिट मिल रहे हैं, जबकि तमिलनाडु की सरकार को एक यूनिट पर 7.5 लाख से 13 लाख रुपए लगाने पड़ रहे हैं। मतलब स्कीम तो प्रधानमंत्री के नाम से चलती है, पर उसका भुगतान राज्यों को अपने फंड से करना पड़ रहा है। और एक दो नहीं, कई स्कीम्स की यही हालत है। फिस्कल फेडरलिज्म यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच फाइनेंस कैसे फ्लो करे, किसको कितना पैसा मिले और कहां वो स्पेंड हो। मानो कि एक घर में 2 बेटे हैं, एक काम करता है और दूसरा अपनी पढ़ाई कर रहा है। बड़े बेटे की कमाई से एक हिस्सा माँ बाप को जाता है, एक हिस्सा छोटे भाई को और एक बड़े भाई को। ठीक? नॉट रियली। मान लो माँ बाप बीमार पड़ गए तो एक ज्यादा बड़ा हिस्सा उनकी देखभाल में जाएगा। बड़े बेटे की शादी है तो एक बड़ा खर्चा उसको मिलेगा, या छोटे बेटे को किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो ज्यादा खर्चा उस पर करना पड़ेगा। देश के राज्यों की जरूरतें भी बदलती रहती हैं। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब ये नहीं कि सबको एग्जैक्टली एक जैसा फंड मिले। फिस्कल फेडरलिज्म तब है जब स्टेट्स को उनकी जरूरत के हिसाब से फंड्स मिले और साथ ही उन्होंने जो पैसा अर्न किया है उसका भी रिकॉग्निशन हो। अब एनईपी और डीलिमिटेशन की डिबेट में यही हो रहा है। सास की तरह सरकार साउथ इंडियन स्टेट्स के पीछे पड़ी है। हिंदी सीख लो, एज इफ हिंदी के बिना उनकी मशीनरी रुक जाएगी। और जैसे नौकरी करने वाली बहू को सास रिजेक्ट कर देती है, वैसे ही साउथ इंडियन स्टेट्स के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। ना उनकी ग्रोथ को ना उनके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इसीलिए साउथ के स्टेट्स पहचान गए हैं कि डीलिमिटेशन से उनकी बाकी आवाज को भी दबाया जा सकता है। डीलिमिटेशन का आइडिया है कि पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट्स को रीड्रॉ किया जाए, जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन उसकी ज्यादा पार्लियामेंट सीट्स। साउथ के राज्यों ने सालों में अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम किया है, जबकि नॉर्थ के स्टेट्स ऐसा नहीं कर पाए। इंडियन इकोनॉमिस्ट जॉन रेस का कहना है कि 2024 इलेक्शन में बीजेपी को उत्तर भारत में थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन दक्षिण भारत में उसकी पकड़ ज्यादा बनी है। वे कहते हैं कि अगर जनसंख्या के आधार पर सीटों का दोबारा बंटवारा हो तो मोदी जी के गठबंधन को 294 की जगह 309 सीटें मिल सकती हैं। और 2029 में अपनी सत्ता बचाने के लिए डीलिमिटेशन उनके लिए फायदेमंद रहेगा। साउथ के राज्य डीलिमिटेशन पर 25 साल तक फ्रीज की मांग कर रहे हैं। आने वाले सालों में अगर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स भी अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर ले तो 25 साल बाद सीटों का बंटवारा ज्यादा इक्वल होगा। अब आप ही बताइए कि बेहतर परफॉर्म करने वाले स्टेट्स को पनिश किया जाना चाहिए या इनाम देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।